अपने अदम्य शौर्य, साहस और समर्पण से ऑपरेशन सिंदूर को सफल करने वाले शूरवीरों का जोश हाई है। हिंद के योद्धाओं का हौसला अफजाई करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे और ऑपरेशन की सफलता पर जवानों का अभिवादन किया। ये मौका अपने वीर जवानों पर गर्व करने का है और पड़ोसी मुल्क के लिए चेतावनी, अगर दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई तो फिर हिसाब इससे भी बुरा होगा। यही संदेश जवानों के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। ये गूंज, ये जोश, ये उद्घोष उस सफल ऑपरेशन के लिए है जिसने आतंकी मुल्क में तबाही मचा दी। ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपने शौर्य, साहस और समर्पण से देश के बच्चे बच्चे का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मिशन था, जिसमें सुरक्षा बलों ने दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। इस मिशन में न सिर्फ जवानों की बहादुरी दिखी, बल्कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ भी सराहनीय रही। चाहे राफेल हो, MiG-29 हो या फिर सुखोई, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत के घातक हथियारों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। अकेले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने ही पाकिस्तान को नानी याद दिला दी। इस जश्न के मौके पर S-400 की तस्वीर भी नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर की ये वीर गाथा न सिर्फ सेना की ताकत दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री का जवानों से मिलना, उनका हौसला बढ़ाना एक संदेश है कि जो देश के लिए खड़े हैं, देश उनके साथ खड़ा है। पूरा देश अपने जवानों के साथ खड़ा है, शौर्य को सलाम कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल पेश कर रहा है। हिंदुस्तान के योद्धाओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, जवानों का साहस और समर्पण देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिली है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए भी सख्त लहजे में एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। भारत माता की, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। मौका सेनाओं के सम्मान का था और पीएम मोदी के एक एक शब्द वीर जवानों की शौर्य गाथा पर केंद्रित रहा। उन्होंने बता दिया, हिंदुस्तान से पंगा लेने का एक ही अंजाम है, वो है तबाही। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सेना के अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अद्भुत पराक्रम को भी सराहा और बताया कैसे हिंद वीरों ने भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन सेना के जवानों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। शोपिया में सेना ने इस ऑपरेशन को केलर नाम दिया था और केलर के जंगल में ही इसे अंजाम दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कश्मीर में यह धमाका पाकिस्तान परस्त आतंकियों के लिए वार्निंग है। सेना के जवानों ने एक बार फिर दिखा दिया, भारत में दहशतगर्दी का अंजाम इससे बुरा होगा। शोपिया के शुक्रू केलर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें वीर जवानों ने तीनों आतंकियों को जानूम पहुंचा दिया। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिलते ही सेना एक्शन में आ जाती है, जिसका अंजाम सबके सामने है। जो इकोसिस्टम है टेररिज्म का, उसको नष्ट करने की कोशिश, और वही अब जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है। और आज एक
बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को शोपियान के कैलर गांव में मिली है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जंग लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि देश की सुरक्षा से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी तस्वीर इस बार शोपियां से आई। यहाँ 3 आतंकवादी सेना की गोलियों से जमीन पर बिछ गए। पहलगाम का बदला अभी अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए उन तीनों आतंकवादियों की तस्वीर जारी कर दी गई है जिन्होंने धर्म पूछकर 26 बेकसूरों की निर्मम हत्या की थी। अब पहचान बताने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यही वो 3 आतंकी हैं जिसने पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की, पत्नी से उसका सिंदूर छीन लिया, बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। अब इन तीनों का हिसाब होना बाकी है। कश्मीर घाटी का कोना कोना आतंकियों की तस्वीर से पटा पड़ा है। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, 26 बेकसूर की मौत का बदला कब, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन तीनों आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही नाम बताने वाले की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। पहले आतंकी का नाम आतंकी अली उर्फ ताल्हा है, दूसरे आतंकी का नाम आदिल हुसैन ठोकर है और तीसरे आतंकी का नाम आसिफ फौजी उर्फ मूसा है। इन आतंकियों की तलाश 22 अप्रैल से जारी है, लेकिन अब तक इनका सुराग नहीं मिल पाया। इन पोस्टरों के जरिए आवाम से मदद मांगने की अपील की गई है और कहा गया है कि अगर इनके मुतालिक कोई भी जानकारी हो तो आप जो है सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर इन पोस्टर्स पे लगे हुए नंबरों पे राब्ता कर सकते हैं। यानी पहलगाम हमले का बदला इन तीनों आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के बाद पूरा होगा, जिसके लिए घाटी में पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदुस्तान की लड़ाई दहशतगर्दों से थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को बचाने के लिए अपना ही नुकसान करवा बैठी। भारतीय सेना ने दावा किया ऑपरेशन के तहत 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ मारे गए सिर्फ 11 सैनिकों की तस्वीर ही जारी की गई। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. पाकिस्तान भले ही सच्चाई छिपाने की लाख कोशिशें करता रहा, लेकिन उसी के हाथ झूठ बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले को नकारते हुए सच को दबाने की कोशिश की। अब खुद पाकिस्तानी सेना ने अपने मारे गए 11 जवानों और अधिकारियों की तस्वीरें जारी कर उस झूठ को उजागर कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी आखिरकार मान ही लिया, भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान अब दुनिया से अपनी हार नहीं छुपा पा रहा है। पाकिस्तान ने माना उसके 11 फौजी मारे गए। भारत के हमले में 78 पाकिस्तानी फौजी घायल हुए। सबसे ज्यादा नुकसान 6 और 7 मई की रात को हुए हमले में हुआ। हालांकि जो दावा भारतीय सेना कर रही है, अभी तक पाकिस्तान की गिनती वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन 11 ही सही, तस्वीर जारी कर पाकिस्तान ये मान चुका है भारत के हमले में उससे भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार आतंक के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था। इसमें सटीक खुफिया जानकारी और शानदार रणनीति के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन आतंकियों को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं की कुर्बानी दे दी, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 40। यानी जो पाकिस्तान अब तक ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत के हमले में उसे भारी नुकसान हुआ है, वो अब मारे गए सैनिकों की तस्वीर जारी कर रहा है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद अस्पताल में झूठ के जख्म पर मरहम लगाते नजर आए। एक तरफ पाकिस्तान में फर्जी जश्न की तस्वीर है, दूसरी तरफ तबाही की हकीकत। भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे हुक्मरान वैसी आवाम। लेकिन दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के फर्जी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेनाओं के जख्मों पर नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी पर मरहम लगा रहे हैं। जो घाव आतंक परस्त पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिए, उसके घाव भले ही भर जाएंगे, लेकिन निशान कभी मिटने वाला नहीं है। मुनीर समझ चुके हैं झूठ के चक्कर में खुद का नुकसान करवा बैठेंगे, इसलिए इस बार चोरी छिपे नहीं बल्कि ऑन कैमरा अपने घायल जवानों से मिलने पहुंच गए। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पत्रकार भी अपने मुल्क के हुक्मरान की नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार भी मानते हैं भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। लक्ष्य सिर्फ आतंक के ठिकाने नहीं थे, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले भी निशाने पर थे, जिनसे मिलने मुनीर अस्पताल पहुँच गए। पाकिस्तान सरकार का आतंक परस्त चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। कल तक मदद की भीख मांग रहा पाकिस्तान अब मारे गए आतंकवादियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। यानी खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को खुलेआम 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि उसके परिवार के तो 14 लोग मारे गए हैं। मदद के नाम पर आतंकी फंडिंग को पाकिस्तान ने शुहाद पैकेज का नाम दिया है।
यानी कल तक जो पाकिस्तान IMF से कर्ज चिल्ला रहा था, अब कर्ज मिलते ही उसे आतंकियों में बांटने की तैयारी है। अब जरा खेल को समझिए। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया मदद के नाम पर, फिर पाकिस्तान ने इसी पैसे का बड़ा हिस्सा आतंकियों को देने का ऐलान खुद शुहाद पैकेज के नाम पर, और आतंकी इसी पैसे से भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। यानी कम शब्दों में इस कहानी को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंक के समर्थन से इनकार करता रहा, लेकिन वही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवार को 1-1 करोड़ की मदद करने जा रहा है। क्या ये आतंकवाद को खुली फंडिंग नहीं है? क्या पाकिस्तान IMF के पैसे आतंकियों में बांट रहा है? मसूद अजहर को 14 करोड़ की मदद के पीछे मकसद क्या है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो दुनिया के उन देशों को समझने की जरूरत है जो सीज फायर चिल्ला रहे थे और पर्दे के पीछे पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। पाकिस्तान का किराना हिल्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है किराना हिल्स को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि किराना हिल्स पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का गुप्त सेंटर है, जहां से अब रेडिएशन फैल रहा है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि ना तो पाकिस्तान की तरफ से की गई, ना ही किसी और देश ने इस बारे में कुछ कहा, लेकिन कुछ तस्वीरों के जरिए अटैक का दावा किया जा रहा है। ब्लैक माउंटेन्स के नाम से मशहूर इन पहाड़ियों की संरचना किसी गुप्त मिशन के लिए बेहद माकूल है। अब सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई कि परमाणु ठिकानों को अज्ञात मिसाइलों ने हिट किया। इस वीडियो के बाद किराना हिल्स चर्चा में आई, फिर खबरें फैलने लगी कि इस न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन फैल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो पाकिस्तान ने की, ना ही दुनिया के किसी दूसरे देश ने, लेकिन सवाल ये है कि बिना आग के धुआं कैसे उठा। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया, इससे ये तो साफ है कि पाकिस्तान आतंक का सरगना है। पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दों को पनाह देता है बल्कि उन्हें पालता पोसता भी है, क्योंकि आतंकवादियों के जनाजे में नमाज पढ़ रहे जिस ग्लोबल आतंकी को पाकिस्तानी सेना ने मौलवी बताया, उस पर पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। ये वीडियो देखिए जो आतंकियों के जनाजे का है। इस वीडियो को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान की नस नस में आतंक बसा हुआ है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का पिता ये कह रहा है कि वो अपने बाकी बचे बेटे को भी इसी राह पर लगाएगा, और जिस वक्त आतंकी का पिता ये बात कह रहा है उस वक्त वहाँ लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ भी मौजूद होता है। खैर कोई बात नहीं, आप जितने आतंकी भेजोगे भारत उनकी ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात, इस जनाजे में लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी शामिल रहा। पाकिस्तान ने इसे आम नागरिक बता दिया। दरअसल हाफिज अब्दुल रऊफ एक ग्लोबल टेररिस्ट है, अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। यह हाफिज सईद का करीबी है, लश्कर तैयबा का आतंकी है, इसी ने आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ी है। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ तो उसे आम नागरिक और मौलवी बता दिया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अब्दुल रऊफ मौलाना है, आम नागरिक है, तो आतंकियों के जनाजे पर क्या कर रहा है? यानी साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने बयान पर एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों ने झूठ का पुलिंदा बांध रखा है और उसी झूठ के दम पर वो अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अब झूठ के सहारे अपनी इज्जत बचाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो भारत की स्ट्राइक के बाद बिल में छिपे थे, वह बाहर निकल आए हैं और अपने साथ पाकिस्तानी आवाम के लिए झूठ का पुलिंदा भी लाए हैं। टेलीविजन पर ख्वाजा आसिफ शेखियां बगा रहे हैं और आवाम में भ्रम ही भ्रम फैला रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपके तो तलफ्फुज भी साफ नहीं है, पहले ढंग से बोलना तो सीख लीजिए। पाकिस्तान की इन्हीं गीदड़ भपकियों के चलते भारत ने उसे बार बार सबक सिखाया है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम के सामने झूठ का मुखौटा लगाकर चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अपना एयरबेस तो बचा नहीं सका और बातें परमाणु बम से कम करता ही नहीं। पाकिस्तान के साथ हुई इस टक्कर में पूरी दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को देखा। पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन चीन की डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि भारतीय सेना और स्वदेशी हथियारों के सामने चाइनीज माल टिक नहीं पाया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आए हर हमले का करारा जवाब दिया। और इसी कार्रवाई में चीन ने पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट दिए थे, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों के आगे ये टिक नहीं पाए। कॉम्बैट ऑपरेशन में चीन के हथियारों के नाकामयाब होने से इन्हें बनाने वाली चाइनीज कंपनियों की साख पर एक तरह से बट्टा लगा है और इसका असर चीन के शेयर बाजार पर पड़ा है। चीन स्थित डिफेंस सेक्टर की कंपनी के शेयर 6% से ज्यादा गिर गए हैं। रडार सिस्टम समेत अन्य डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयर एकदम गिर गए हैं। इसके अलावा एविक एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में भी भारी गिरावट हुई है। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक की कोशिश की और ये सभी ड्रोन तुर्की से आए थे, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों के आगे ये टिक नहीं पाए। इसका असर भी तुर्की के शेयर बाजार पर पड़ा है।
कहते हैं दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाकर भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। यही वजह है कि अब पुणे के व्यापारी तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। यानी आतंक परस्त पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कीमत तुर्की को भी चुकानी होगी, क्योंकि भारत का व्यापारी भी देश के साथ खड़ा है और वो जानता है कि दुश्मन देश का दोस्त भी दुश्मन होता है। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और अब व्यापारियों ने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए तुर्की के सेब का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। व्यापारी ही नहीं, ग्राहक भी तुर्की का सेब खरीदने को तैयार नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मिलता है अभी करके। पहले इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। लेकिन जब से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तब से पूरी तरह से टर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी जिस तुर्की के सेब की पहले भारी डिमांड रहती थी, अब उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर में आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष आतंकवादी और नक्सली में ही कंफ्यूज है। घर में जाकर यह है महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। आतंक पर भारतीय सेना के इस जोरदार प्रहार से नेताजी देशभक्ति और वीर रस के जज्बे से भर गए, लेकिन जोश जोश में नेताजी कंफ्यूज हो गए। वो आतंकवादी और नक्सलवादियों के बीच अंतर ही भूल गए। मोदी जी ने पाकिस्तान में उनके घर में जाकर उस नक्सलवादी को खत्म किया और कहा कि कोई भी नक्सलाइट जो मूवमेंट होगा वो वार की तरफ से लड़ा जाएगा। अब नक्सलाइट मूवमेंट अगर इस महाराष्ट्र देश में होगा, हम वार के रूप में उसे घर के घुस के मारेंगे। सुन रहे हैं आप, चंद्रशेखर बावनकुले को आतंकियों और नक्सलियों में कोई अंतर ही नहीं पता। उनको लगता है कि जिन खूंखार आतंकियों को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा वो नक्सली हैं। अब बेचारे नेताजी को कौन बताए कि कैमरे पर बोलने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस और जनरल नॉलेज के साथ आते तो इस तरह फजीहत तो नहीं होती। एक ओर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को उजाड़ दिया, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ही कुछ लोग आतंकिस्तान को समर्थन करने में लगे रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक युवक को पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाना काफी भारी पड़ गया। पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि आरोपी रेहान उर्फ असलम नौशाद का पाकिस्तान प्रेम का भूत उतर गया और वो थाने में ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दरअसल आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक रेहान असलम उर्फ नौशाद ने देश विरोधी पोस्ट किया। पोस्ट वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने पाकिस्तान प्रेम का ऐसा भूत उतारा कि आरोपी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने लगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी साफ है, भारत में रहकर अगर पाकिस्तान का गुणगान करोगे, देश विरोधी पोस्ट करोगे तो यूपी पुलिस ऐसा ही इलाज करेगी। गुजरात के अमरेली में मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल अजीज शेख के मदरसे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आरोप यह है कि मौलाना का पाकिस्तान से कनेक्शन है और इसीलिए उसके खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। कड़े पुलिस बंदोबस्त और अधिकारियों की निगरानी में ये कार्रवाई की गई और मौलाना के अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इसमें 2 DYSP, 3 PI और एक बड़ा पुलिस काफिला तैनात किया गया था। प्रांत अधिकारी और ममलतदार की मौजूदगी में अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। एक मदरसा है जिसके मौलाना के मोबाइल से कुछ चेट मिले थे, वो चेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिले थे, जिसको लेकर अमरेली SOG की टीम और पुलिस तंत्र छानबीन कर रहे थे। दरअसल मदरसा चलाने वाले मौलाना मोहम्मद फजल शेख का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा था। संदिग्ध गतिविधियों के चलते ही मौलाना फजल शेख ATS के रडार पर था। यही नहीं, सरकारी जमीन पर मदरसा बनाने की बात भी सामने आई है और इसीलिए प्रशासन ने इस अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया। भारत एक तरफ आतंकवादियों का सफाया कर रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी खदेड़ रहा है। 7 और 8 मई को भारत ने करीब 200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब भारत की सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी
उसी समय 7 और 8 मई को भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आउट करने का प्लान बना लिया और देश की पूर्वी सीमा से बांग्लादेश में करीब 200 घुसपैठियों को पुश इन किया गया। भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की कार्रवाई बीएसएफ ने अंजाम दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक जिन लोगों को वापस भेजा गया उनमें से 39 रोहिंग्या मुसलमान हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन ने इनकी पहचान की और इन्हें सीमा पार कर बांग्लादेश भेज दिया गया। दरअसल पिछले कई सालों से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के कई हिस्सों में गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे। भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पहले ही इन्हें चिन्हित किया और फिर बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन भारत की इस पुष्टिन कार्रवाई को लेकर नाराज बांग्लादेश ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने के लिए उत्तराखंड में भी ऑपरेशन जारी है। देहरादून से सटे विकासनगर में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि घुसपैठियों को भारत से भगाया जा सके। और इसलिए विकासनगर पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। पुलिस अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान चला रही है। इसके तहत घर घर जाकर हर व्यक्ति का सत्यापन किया जा रहा है। बाहरी लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब तक इस क्षेत्र में 350 मालिकों का सत्यापन किया है, यानी कुल 350 लोगों से कागजों की जांच की गई है। इसके अलावा सत्यापन नहीं करवाने वाले 38 मकान मालिकों का चालान काटा जा चुका है। इस अभियान में संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और इस वेरिफिकेशन ड्राइव में अब तक कुल 1105 लोगों का सत्यापन हो चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जी न्यूज ने इस इलाके में बाहरी लोगों के घुसपैठ की खबरों को प्रमुखता से दिखाया था और फिर सरकार से आदेश आने के बाद पुलिस का ये अभियान जारी है। पुलिस के मुताबिक घुसपैठ को रोकने के लिए सभी लोगों का सत्यापन करवाया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब ने 17 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दरअसल अमृतसर के मजीठा में सोमवार को जहरीली शराब पीने से 5 गांव के लोगों की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की तह तक जाने के लिए तेजी से जांच कर रही है। इन्होंने ऑनलाइन मेथनॉल ऑर्डर करी थी और उसको फिर ये एक कैन में लेके आया था और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था जिसका मैंने नाम आपको प्रभजीत बताया, प्रभजीत ने इसको डाइल्यूट करके अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको दे दिया था और फिर वो इनके पैकेट्स बना के इन लोगों को बेच रहे थे। जहरीली शराब के इस काले कारोबार में 17 निर्दोषों की जान चली गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे मौत नहीं बल्कि कत्ल बताया है। एक मतलब कत्ल ही ने असल च मौता नहीं कि असी हुण तक 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ पहुंच होवे या व्हाटएवर, बख्शा नहीं जाऊगा। पंजाब सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई भारत ने सरहद के पार लड़ी और एक लड़ाई भारत के अंदर लड़ी जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में 8 साल में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स को अरेस्ट किया गया है। एक आतंकवादी एनकाउंटर में मार गिराया गया और आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हुए। आतंक के पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंका गया और यही वजह है कि आज आतंक के खिलाफ योगी आदित्यनाथ कई राज्यों में इनके मॉडल को अपनाया है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। 2017 से पहले जिस यूपी में आए दिन आतंकी वारदातें होती थी, योगी के सत्ता संभालते ही उन आतंकियों की जैसे कयामत आ गई। पिछले 8 साल में पुलिस, ATS, STF इत्यादि एजेंसीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे उसमें करीब 142 का पर्दाफाश किया गया है।
यानी यूपी में खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के अदम्य साहस ने मिलकर एक ऐसे युग की शुरुआत की है जिसमें आतंकवादियों के नापाक मंसूबे दम तोड़ते नजर आते हैं। अब तक प्रदेश में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक दुर्दांत आतंकी को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। स्लीपिंग मॉड्यूल के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हुए हैं। पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। टेरर नेटवर्क का एक स्लीपिंग मॉड्यूल का पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया था, ढांचा खड़ा कर दिया गया था, उसको नेस्तनाबूद किया गया है। आज योगी मॉडल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। कई राज्य सरकारें इस रणनीति को अपनाकर अपने प्रदेशों को सुरक्षित करने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के साथ ही यूपी में डीजीपी की रेस शुरू हो चुकी है। डीजीपी की रेस में कई अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इनमें से दलजीत सिंह चौधरी, आलोक शर्मा और राजीव कृष्ण को डीजीपी के पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो ये वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका रही। यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं और 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल बचा है। दूसरे नंबर पर नाम है आलोक शर्मा, जो एसपीजी की कमान संभाल रहे हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनका भी 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा है। तीसरे नंबर पर है राजीव कृष्ण, जो यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ विजिलेंस के निदेशक भी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 4 साल बचे हैं। दावेदारों की फहरिस्त में एमके बसाल, डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा का नाम भी शामिल है। नए डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्णा, दलजीत चौधरी, आलोक कुमार बड़े उम्मीदवार हैं। ऐसे में क्या प्रशांत कुमार को डीजीपी के पद पर एक्सटेंशन दिया जाएगा या नए डीजीपी के तौर पर इन नामों में से किसी पर मोहर लगेगी? इन सवालों के जवाब इसी महीने मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 5 घंटों में 5 थानों में एनकाउंटर किया और इसमें गैंगस्टर सहित कई इनामी बदमाश पकड़े गए। ये यूपी पुलिस के एक्शन की तस्वीरें हैं। अपराधियों पर काल बनकर टूटते वर्दी वालों ने अपराध का सफाया शुरू कर दिया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। 5 घंटे, 5 थाना इलाके और 5 मुठभेड़। बुगाना, बुढ़ाना, जानसठ, खतौली और शाहपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 इनामी बदमाशों सहित कुल 6 बदमाशों को अरेस्ट किया, तो एक ही रात में मुजफ्फरनगर के अपराधियों में कोहराम मच गया। इन मुठभेड़ों में गिरफ्तार बदमाशों के पास से 7 बाइक और 7 तमंचे कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए सभी अपराधी लूट, डकैती, गोकशी जैसे गंभीर मामलों में शामिल थे और उन पर कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एक हसीना, एक आशिक, एक मर्डर और उम्र कैद। ये कहानी दिल्ली के उस खौफनाक मर्डर की है जिसे एक मॉडल ने अपने लवर के साथ मिलकर अंजाम दिया था। 7 साल बाद अब अदालत ने एंजल नाम की बॉलीवुड एक्ट्रेस सहित 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एंजल और मंजीत लव स्टोरी किसी फिल्मी सीन के जैसी है। गुरुग्राम में जब एंजल किसी और का इंतजार कर रही थी, तभी 2 लड़के उसे परेशान करने लगे। फिर हीरो की तरह मंजीत की एंट्री हुई और उसने हीरोइन को बचा लिया। बस इसी के बाद एंजल मंजीत को दिल दे बैठी। प्यार परवान चढ़ा तो मुलाकातें होने लगी, लेकिन तभी एंजल का खौफनाक सच से सामना हुआ। एंजल को पता चलता है कि मंजीत पहले से शादीशुदा है और 16 साल की एक बेटी भी है। लेकिन प्यार में अंधी एंजल और मंजीत ने पत्नी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। प्लानिंग के तहत एंजल और मंजीत ने 10 लाख में एक शूटर हायर किया। शूटर ने 18 अक्टूबर 2018 को पत्नी सुनीता की गोली मारकर हत्या कर दी। 1 साल तक पुलिस हवा में हाथ पैर मारती रही। फिर अचानक एक टिप मिली और मॉडल के मर्डरर बनने की कहानी दुनिया के सामने आ गई। दरअसल पुलिस को एक गुमनाम शख्स से एंजल और मंजीत के चैट रिकॉर्ड मिले, कई कॉल रिकॉर्डिंग मिली और एक डायरी मिली जिसमें कत्ल का पूरा प्लान लिखा था। मुंबई में छोटी मोटी फिल्में और मैगजीन की कवर फोटोशूट के बाद दिल्ली आई एंजल का मंजीत से मिलना सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अब कोर्ट ने एंजल और मंजीत के साथ 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काली कमाई से बनी हवेलियां ढहाई जा रही हैं। फिरोजपुर जिले में भी एक ऐसा ही एक्शन देखने को मिला।
काली कमाई से बनी इस हवेली पर जब इंसाफ के बुलडोजर ने प्रहार किया तो ड्रग तस्करों की नींव हिल गई। मौत का सामान बेच कर जो अकूत संपत्ति कमाने वाले तस्करों पर ये मान सरकार का प्रहार है, जो इस बार फिरोजपुर में देखने को मिला। शम्मी ਦੇ ਉੱਪਰ 29 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ 5 ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 2 ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਸ਼ਮਾਇਤ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ हैं। सोनू नाम के इस ड्रग तस्कर ने सालों से जो काला पैसा कमाया था उसे एक झटके में प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। सरकार का साथ मिला तो पंजाब पुलिस ड्रग माफियाओं पर ऐसे टूट पड़ी जैसे दशकों से इसी पल का इंतजार हो। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अनियमित खान पान, आजकल हर किसी के बाल झड़ना एक आम सी बात हो गई है और इसके उपाय के तौर पर लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। लेकिन अब वक्त है सावधान होने का, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट से मौत की एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सुंदर घने बालों की चाहत ने कानपुर में एक इंजीनियर की जान ले ली। हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर मौत की दुकान चलाने वाली महिला डॉक्टर इंजीनियर की मौत के बाद से ही फरार है। 39 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने झड़ते बालों से निजात पानी थी। उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर एक क्लिनिक से संपर्क किया, लेकिन कौन जानता था मौत का क्लिनिक है वो। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, चेहरे पर सूजन आ गई। थोड़ी देर में हालत इतनी बिगड़ी कि आंखें बाहर आ गईं। जब मामला बेकाबू हुआ तो क्लिनिक के कर्मचारी उसे आनन फानन में एक स्थानीय अस्पताल के बाहर फेंककर फरार हो गए, जहां इंजीनियर की मौत हो गई। उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसपे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया है जिसमें सर के एक हिस्से से बाल निकालकर गंजे हिस्से में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इसमें FUE फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन जैसी तकनीकें प्रचलित हैं। आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन प्रशिक्षित सर्जन की देखरेख में ना किया जाए तो ये एंटीसेप्टिक और एनेस्थीसिया की सही डोज ना दी जाए तो ये इन्फेक्शन, एलर्जी, ऑर्गन फेलियर और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। कानपुर के इंजीनियर विनीत त्रिपाठी के साथ भी कुछ इसी तरह की लापरवाही की गई, जो उनकी मौत का कारण बन गई। हेयर ट्रांसप्लांट वैसे तो बेहद साधारण और सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन प्रशिक्षित अगर डॉक्टर ना हो तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारत की अगर हम बात करें तो हर साल 2 लाख लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि देश के 35% हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर बिना प्रमाणित डॉक्टर्स द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि 3 साल में हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी दिक्कतें 200% तक बढ़ गई हैं। ये अनधिकृत क्लिनिक सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाते हैं और आम लोग भी सस्ते और जल्दी नतीजों के चक्कर में इन अप्रशिक्षित शख्स से ट्रांसप्लांट करवाने चले जाते हैं। कानपुर की घटना में भी कुछ ऐसा ही है। अगली खबर का रुख करेंगे। तस्करी के आपने तमाम तरीके देखे होंगे, लेकिन तस्कर कितना भी जुगाड़ लगा ले वो पकड़ा ही जाता है। कस्टम से बचने के लिए एक शख्स ने जो जुगाड़ निकाला उसे देखकर अफसर भी हैरान रह गए। आप सोच रहे होंगे कि कस्टम अफसर भला इस शख्स के बाल क्यों काट रहे हैं, क्या एयरपोर्ट पर सैलून खुल गया है? कम से कम तस्वीरें देखकर तो यही लगता है, लेकिन सच जानकर आप सन्न रह जाएंगे। वीडियो कोलंबिया के कार्टाजेना एयरपोर्ट का है, जिसे फरवरी महीने में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में दिख रहा शख्स अपने विग के नीचे कोकेन की 19 शीशियां छिपाकर स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन कस्टम अफसरों की नजर से बच नहीं पाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक अधिकारी दस्ताने पहनकर व्यक्ति के सर पर कैंची से बाल काट रहा है और धीरे धीरे कोकीन की शीशियां सामने आती हैं। ये घटना तस्करी के नायाब तरीके के लिए तो चर्चा में है ही, इसके साथ ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हाईटेक उपकरणों के लिए भी चर्चा में है।